Assalamu alaikum. My name is Saida Amna Bukhari. I am working as a clinical psychologist and speech therapist at Rabia Trust Hospital, फैसलाबाद। आज जिस डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे वो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या डिसऑर्डर है, ऐसे कौन से काजेज और फैक्टर्स और सिम्टम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारा बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का शिकार है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी इसके जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में। 10 to 15 केसेस में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट्स के जीन्स में पेरेंट्स और मदर साइड्स में बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ विरासत में मिलती है, जिसकी वजह से बच्चों में ये फैक्टर्स आ सकते हैं, बच्चों को हम ऑटिज़म डायग्नोज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। ऐसी मदर्स जो कि लेट कंसीव करती हैं 40 to 45 की एज में, उन मदर्स के बच्चों को भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, सोशल इंट्रैक्शंस, दीज आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का शिकार है। सबसे पहले बच्चा अपना आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता। अगर हम उससे बात कर रहे हैं तो वो बच्चा सामने देख के बात नहीं करता, वो उसका फोकस जो वो किसी एक चीज़ की तरफ होता है और वो उस चीज़ की तरफ ही देख के बात करता है। किसी भी अननोन पर्सन के साथ, इवन कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स मदर और फादर के अलावा बहुत सारे लोगों के साथ वो आई कांटेक्ट नहीं दे सकता। दूसरा सिम्टम्स है इसके सोशल इंट्रैक्शन। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत कम सोशल इंट्रैक्शन करते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, कोलीग्स के साथ। स्कूल्स में बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन ऐसे बच्चों की कम होती है, बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं कर पाते। इसके अलावा ये बच्चे जो होते हैं ना वो सेम पैटर्न्स के साथ चलते हैं। मीन्स कि अगर बच्चे को एक टॉय पसंद है तो अगर उससे वो टॉय हम ले लेते हैं तो वो बच्चा उस टॉय के अलावा किसी टॉय के साथ नहीं खेलेगा। ऐसे बच्चे स्पेसिफिक अगर किसी एक टाइम में खाना खा रहे हैं तो वो उसी टाइम में खाना खाएंगे, उसी प्लेट में खाना खाएंगे, उसी वक्त खाएंगे। अगर वो थोड़ा से भी चेंजेस आ जाती है तो ये बच्चे जो हैं वो उनके बिहेवियर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। बहुत ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं ना माइल्ड टू मॉडरेट और स्वेयर होते हैं। सबसे पहले जो स्वेयर बच्चे होते हैं ना उनमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चों को हम मेडिकेशन के थ्रू जो ट्रीट करते हैं। फर्स्टली इन बच्चों की मेडिकेशन की जाती है, देन इन बच्चों को साइकोथेरेपी की तरफ लेके जाया जाता है। जो बच्चे मॉडरेट और माइल्ड लेवल पे होते हैं इन बच्चों को पहले साइको एजुकेट किया जाता है, इनके केयर गिवर्स को साइको एजुकेट किया जाता है। बिकॉज केयर गिवर को ये आइडिया नहीं होता कि उनका बच्चा वो किस डिसऑर्डर का शिकार है, कौन कौन सी ऐसे वजह है जिसकी वजह से उन बच्चों को ये मसला आ रहा है। सबसे पहले उन्हें साइको एजुकेट किया जाता है कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं और आपने इस तरीके से इस बच्चे को ट्रीट करना है, उसकी डेली रूटीन को चेक करना है, उसके स्लीपिंग पैटर्न्स को देखना है। अगर देखना है कि बच्चे के माइलस्टोन अचीव्ड हैं या नहीं अचीव्ड, उन सारी चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा, सोशल इंट्रैक्शन नहीं कर रहा, उसको लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, उसको कॉग्निशन में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो इन बच्चों की असेसमेंट करवाई जाती है। किसी भी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएँ, उनसे कंसल्ट करें, अपने बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवाएं। स्पीच थेरेपी में हम बच्चों की स्पीच के ऊपर काम करते हैं और मोटर एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि उस बच्चे की जो 2% कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो सके। अगर हम दो लोग बात कर रहे होते हैं तो ऐसा बच्चा जो है वो थर्ड पर्सन के साथ बात करने में शाय फील करता है, वो उस तरीके से कम्युनिकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसलिए इन बच्चों को पहले साइकोथेरेपी दी जाती है और फिर इनके ऊपर काम किया जाता है। बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे फर्स्टली सोशल इंट्रैक्शन। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ। इन बच्चों को दूसरे लोगों से बात करते हुए शाय फील करते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सेकंड्स है डिफ़िकल्टी टू एक्सप्रेस द इमोशंस। ये बच्चे अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, नहीं बता सकते कि उन्हें किस चीज़ की नीड है। नेक्स्ट है फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स। ऐसे बच्चे जो होते हैं इनकी फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स भी डिले होती हैं, स्पीच थेरेपी भी डिले होती है। इन बच्चों का अनयूजुअल स्पीच और स्लीप पैटर्न होता है, इनकी एपिटाइट डिस्टर्ब होती है। दीज आर द बेसिक सिम्टम्स दैट इफेक्ट द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। ये सारे सिम्टम्स और फैक्टर के बाद हम डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का शिकार है और फिर इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान पर फोकस किया जाता है। सबसे पहले इनके केयर गिवर और पेरेंट्स को साइको एजुकेट किया जाता है कि उनका बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का शिकार है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि ये पेरेंट्स और केयर गिवर फेस कर रहे होते हैं। इन बच्चों को सबसे पहले साइको एजुकेट किया जाता है, इनकी फंक्शनैलिटी पे काम किया जाता है, इनके बिहेवियर्स पे काम किया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो होते हैं जो कि हाइपर एक्टिव होते हैं। सबसे पहले उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए मेडिकेशंस दी जाती हैं। थ्रू मेडिकेशंस उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम किया जाता है। आफ्टर दैट हम उनके साइको एजुकेट करते हैं और उनकी थेरेपीज़ करते हैं। ये बहुत सारे सिम्टम्स और फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का शिकार है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट प्लान के बारे में। जब हम
हम सब आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ सिम्टम्स हम मैनेजमेंट प्लान में सबसे पहले बच्चे की असेसमेंट करवाई जाती है, बच्चे का आईक्यू असेस करवाया जाता है, बच्चे की अडेप्टिव असेसमेंट करवाई जाती है और बच्चे को उसके अलावा बच्चे का फिर एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार करवाया जाता है। उस ट्रीटमेंट प्लान में बच्चे की कोग्निशन, बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टी, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, इन सारी डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर काम किया जाता है। और इसके अलावा पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को साइको एजुकेट किया जाता है, बिकॉज जो केयर गिवर्स होते हैं उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि उनके बच्चा किस डिसऑर्डर का शिकार है। उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चे को कौन कौन से मसले पेश आ रहे हैं। उनकी हेल्प की जाती है कि वो किस किस तरीके से अपने बच्चे को साइको एजुकेट करें, अपने बच्चे की हेल्प करें, ताकि उनको जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि स्कूल में फैक्टर्स जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो किस तरीके से उनको ओवरकम कर सकें। आफ्टर दैट जो बच्चे बहुत ज़्यादा सेवेरिटी का शिकार होते हैं उनको मेडिकेशन के थ्रू जो है वो बैलेंस किया जाता है, नॉर्मल किया जाता है। फर्स्टली जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं उनकी सबसे पहले मेडिकेशन की जाती है। मेडिकेशन के बाद उन बच्चों की थेरेपीज़ की जाती है। थेरेपी में सबसे पहले बच्चों की बिहेवियर थेरेपी की जाती है। बच्चों के बिहेवियर को नॉर्मल किया जाता है, उनके बिहेवियर को दूसरे बच्चों के साथ एडजस्टेबल किया जाता है ताकि वो एक नॉर्मल स्कूल फंक्शनिंग में काम कर सकें। आफ्टर दैट उनकी स्पीच थेरेपी की जाती है। जिन बच्चों की ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर वो बच्चे जिनकी स्पीच डिले होती है उनमें उनकी हम स्पीच थेरेपी करते हैं। स्पीच थेरेपी में डिफरेंट सेशंस होते हैं। उन सेशंस में बच्चों की ओरल मोटर एक्सरसाइजेस की जाती हैं ताकि वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके सेकंड पर्सन्स के साथ। और वो बच्चे जो कि बिल्कुल मॉडरेट और माइल्ड लेवल पे होते हैं, उन बच्चों की डिफरेंट थेरेपी की जाती है। उन बच्चों का आईपीस बनाया जाता है, मंथली बेसिस पे आईपीस बनाए जाते हैं। उन आईपीस के अंदर बच्चों की जो डिफ़िकल्टीज़, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, अकॉर्डिंग टू हर सिम्टम्स उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनके ऊपर काम किया जाता है ताकि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह वर्क कर सकें और स्कूल गोइंग हो सके। अ टीम ऑफ थेरापिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट जो है वो अवेलेबल होती है राबिया ट्रस्ट हॉस्पिटल में। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी भी बच्चे को ऑटिज़म का शिकार है, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स, ये सारी काजेज़ नज़र आती हैं, तो आप हमारे हॉस्पिटल से बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपने बच्चों को जितनी जल्दी हो सकता है इनको डायग्नोस करवाएं और इनकी थेरेपीज़ और असेसमेंट करवाएं ताकि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल गोइंग हो सके और जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उसको कवर कर सके।